नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं उसमें आ गए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 22 जून का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन आपको लगभग ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और कुछ जो ये क्वेश्चन होंगे उनका पूरा डिटेल हम आपको कवर करवाएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लें। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहां पर जाएं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलते हैं आज जो करंट अफेयर है 22 जून का, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन में कह रहा है 19 जून, दूसरे ऑप्शन में 18 जून, तीसरे में कह रहा है 17 जून और चौथे ऑप्शन में कह रहा है 20 जून को। तो हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20 जून। 20 जून जो है विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया है। अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं शरणार्थी दिवस के बारे में। जो कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर साल जो है वो 20 जून को उन लोगों को सम्मानित करने का अवसर है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वो विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में उनको याद किया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 जो इस वर्ष मनाया गया उसकी थीम क्या है। एवरीवन इज़ वेलकम, हर किसी का स्वागत है। ये जो है वो थीम है विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को जो मनाया गया 2024 का। उसका थीम जरूर आप याद रखेंगे, एवरीथिंग इज़ वेलकम, एवरीवन इज़ वेलकम, हर किसी का स्वागत है। ये इस बार की थीम है। और दिवस के बारे में जानकारी देखते हैं। जो जून से संबंधित कुछ दिवस है, जैसे 5 जून ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो भी है वो भी महत्वपूर्ण है। बाल श्रम निषेध दिवस है। रक्तदान दिवस जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखेंगे। और सिकल सेल जो है विश्व सिकल सेल दिवस जो है 19 जून, ये महत्वपूर्ण जो दिवस है इनको आप ज़रूर देखते रहेंगे बार बार। इसीलिए ये रिवीजन के लिए आपको दिया जाता है, जिससे आप प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, जो पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, वो आपको बार बार यहाँ पर रिवीजन होता रहता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन में कह रहा है जेनेवा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है लंदन, तीसरे में कह रहा है बर्लिन और चौथे में कह रहा है टोक्यो। तो हाल ही में 112वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो उस शहर का नाम क्या है। उस शहर का नाम है ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिनेवा। जिनेवा जो शहर है वहाँ पर 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो दिवस है वो मनाया गया है। आगे देखते हैं इसी से संबंधित कुछ डिटेल जो देखते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल जो भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक व्यापक वन स्टॉप सलूशन के रूप में तैयार की गई पहल है को जिनेवा में आयोजित 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। किसको। वन स्टॉप सलूशन, जो भारत का असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डाटा है, वन स्टॉप सलूशन, उसको 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो हुआ जिनेवा में उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना होगा कौन सा नंबर का है, 112वें नंबर का। और उसको व्यापक जो डाटा उसका नाम है वन स्टॉप सलूशन। और कहाँ पर हुआ, ये जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है। ऑप्शन में कह रहा है वाराणसी, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है कोलकाता और ऑप्शन चौथे में कह रहा है पटना। तो कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में दिया हुआ वाराणसी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वाराणसी के दौरे पर रहे और वहीं पर इस चीज़ को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि यहाँ के बनारस के जो हवाई अड्डे हैं इसको विस्तार की मंजूरी दी जाएगी। तो ये प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, वाराणसी। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे द्वारा ये कंटेंट तैयार किया जाता है बेहद ही मेहनत के साथ तैयार किया जाता है, इसलिए हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का जो ये PDF है
है, जिस पे आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर दिया रहता है। इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाएँ और टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जहाँ पर आपको ये PDF जो है वो फ्री ऑफ कास्ट हमेशा मिलती रहेगी। आगे भी जो वीडियो आएंगे उसकी भी हम PDF आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन था हवाई अड्डे से संबंधित बनारस में जो विस्तार के लिए कहा गया है, उसमें देखते हैं कुछ डिटेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी के जो हवाई अड्डा उसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उसको विकसित करने के लिए किसके AAI जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, जिसका शॉर्ट फॉर्म AAI है, के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसने? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था उसने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन और एक्सटेंशन, रनवे एक्सटेंशन, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण करना भी शामिल है, उस जो मंत्रिमंडल ने विस्तार दिया है। हवाई अड्डे पर यात्री प्रबंधन क्षमता को मौजूदा 3.9 MPPA से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष, क्या है MPPA का फुल फॉर्म हुआ मिलियन यात्री पर वर्ष जो है MPPA है, जो 3.9 से बढ़ाकर 9.9 करने का जो है अनुमानित है। और इसका लिए खर्च जो है वो कितना है, 2869.65 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया जाएगा। 7500 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ होगा और टर्मिनल बिल्डिंग को 6 MPPA की क्षमता तथा 5000 पीक आवर यात्रियों के उचित प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत ही बड़े स्तर पर ये मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है बनारस को। आगे देखते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन में कह रहा है 63वें, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है 71वें, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है 64वें और चौथे ऑप्शन में कह रहा है 81वें। तो भारत में जो हाल ही में अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो जारी किया गया है, जिसमें भारत किस स्थान पर स्थित है आपको ये बताना है। तो इसका जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? भारत का स्थान 63वां है। इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 63वां है। उसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। कह रहा है विश्व आर्थिक मंच WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको कहते हैं, उसके द्वारा जारी 2024 के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार सूचकांक में सर्वेक्षण किए गए 120 देशों में भारत को 63वां स्थान दिया गया है। मतलब टोटल कितने हैं? 120 देशों का सर्वेक्षण हुआ है WEF के द्वारा और उसमें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देशों में 63वां स्थान जो है वो भारत को है। भारत का पिछले साल जो है वो 67वां स्थान था। इस बार 4 अंकों का जो इजाफा हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के शीर्ष रैंक में हमेशा की तरह यूरोपीय देशों का दबदबा रहा है, जहां पर सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है और उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के, पहले में स्वीडन, दूसरे में डेनमार्क, तीसरे में फिनलैंड, चौथे में स्विट्जरलैंड, 5वें में फ्रांस है और भारत को 63वां स्थान दिया गया है, जबकि चीन को 20वां स्थान दिया गया है। मतलब एशिया महाद्वीप में पहले नंबर पर कौन है? चीन जो हुआ उसको 20वां स्थान मिला है और भारत को 63वां स्थान मिला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? किस देश ने? तो अमेरिका ने किया है, थाईलैंड ने किया है, म्यांमार ने किया है या फिर कनाडा ने किया है। तो उसका सही आंसर बताना है कि किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में अभी हाल ही में सूचीबद्ध किया है। तो इस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है, ऑप्शन डी में दिया है कनाडा। कनाडा देश ने जो है हाल ही में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन चौथा कनाडा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखने से पहले इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा है कनाडा ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉप्स, जिसका IRGC फुल फॉर्म है, को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। किसने? कनाडा ने। कहाँ की है ये एजेंसी जो है? वो ईरान की है। इसके साथ ही अपने नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ देने का अनुरोध किया है। कनाडा ने अनुरोध किया है ईरान
में जो निवासी रह रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। याद रखना है आपको, कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है। उन्होंने कहा है IRGC अब कनाडा में आतंकी ग्रुप की लिस्ट में शामिल हो गया है। और ये कहाँ की एजेंसी है? ये ईरान की एजेंसी है। कनाडा ने बैन किया है। कनाडा ईरान से अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है और कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ऑप्शन में कह रहा है ध्रुव स्पेस, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है सियरा स्पेस, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है अग्निकुल कॉस्मोस और चौथा कह रहा है स्काईरूट एरोस्पेस। किस स्पेस एजेंसी से संबंध है? पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ध्रुव स्पेस। ऑप्शन ए में दिया है ध्रुव स्पेस जो उपग्रह है, थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध जो है ध्रुव स्पेस से है, जिसने पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी कर लिया है, उसका नाम है ध्रुव स्पेस। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसका डिटेल देखते हैं। कह रहा है, हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस ने थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2 उपग्रहों के साथ अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 15,000 चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकल गए हैं। कौन सा? थाईबोल्ट 1 और थाईबोल्ट 2। अगला पॉइंट कह रहा है, थाईबोल्ट उपग्रहों में स्टोर एंड फॉरवर्ड पेलोड था, जिसे सेंसर नोड या रिमोट ग्राउंड स्टेशनों से संदेश प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उपग्रहों का निर्माण ध्रुव स्पेस के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया गया था, जो 1 से 24 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों के लिए एक पिको सैटेलाइट प्लेटफॉर्म था। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन में कह रहा है हरियाणा, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरे में कह रहा है राजस्थान और चौथे में कह रहा है नई दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड फूड जो इंडिया है इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? नई दिल्ली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस क्वेश्चन का डिटेल जो है वो हर बार की तरह देखते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण के पूर्वावलोकन रूप में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री कौन है? श्री नवनीत सिंह। तो उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में अभी लॉन्च कर दिया है। अगला पॉइंट कह रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्तियों, वैश्विक निवेशकों, बिजनेस नेताओं तथा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के हितधारकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्टअप्स और खाद्य खुदरा विक्रेताओं जैसे हितधारकों को आमंत्रित किया गया है। इसमें किसको आमंत्रित किया गया है? तो गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनको, वैश्विक निवेशक हैं, बिजनेस नेता हैं, खाद्य प्रसंस्करण करता हैं, अन्य जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, कोल्ड चेन के हितधारक हैं, प्रौद्योगिकी प्रदाता हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सब को क्या है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें याद करने की चीज़ें हैं, चिराग पासवान कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेल राज्य मंत्री कौन है? श्री नवनीत सिंह है। तो ये आपको याद रखना है। और नई दिल्ली में ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन में कह रहा है संदीप लामिछाने, दूसरे में कह रहा है राशिद खान, तीसरे में अक्षर पटेल और चौथे में जसप्रीत बुमराह। तो T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं उनका नाम है संदीप लामिछाने। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। संदीप लामिछाने जो है T20 में दूसरे सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और
पहले नंबर पे कौन रहा है उसको बारे में जानकारी थोड़ा देखते हैं। नेपाल के घातक स्पिनर संदीप लामिछाने ने 2 विकेट चटकाए कल और इसी के साथ उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया। दरअसल T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 55 मैचों में कारनामा किया है। वहीं पहले स्थान पर अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर कौन है, राशिद खान जो हम वो 53 मैचों में ही उन्होंने ये कारनामा कर लिया था, जबकि संदीप लामिछाने को 54 मैच खेलने पड़े थे। और तीसरे नंबर पे 63 मैच खेलने के बाद वानिंद हदसंगा श्रीलंका के हैं, उन्होंने 100 विकेट प्राप्त किए थे। और चौथे नंबर पे हारिस रऊफ पाकिस्तान के जो हैं 71 मैच खेलने के बाद 100 विकेट हासिल किए हैं। तो ये क्वेश्चन का डिटेल था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो अभी हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है। ऑप्शन में कह रहा एप्पल, ऑप्शन दूसरे में कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन तीसरे में कह रहा एनवीडिया और चौथे में कह रहा रिलायंस। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है, तो उसका नाम है एनवीडिया। एनवीडिया जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन का आंसर होगा एनवीडिया। आगे देखते हैं, आगे देखने से पहले इसका डिटेल देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम के केंद्र में स्टार्टअप एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एआई बूम के में ये जो स्टार्टअप है एनवीडिया वो किससे संबंधित है, एआई से संबंधित है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को टॉप स्पॉट से हटा दिया है। पहले नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट था, अब उसको हटा के कौन एनवीडिया पहले नंबर पर आ गई है। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण जो है वो $3.335 ट्रिलियन पहुँच गया है, क्योंकि चिप मेकर के शेयर 3.5% बढ़कर $135.5 हो गए हैं। एनवीडिया कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है। कहाँ की है ये, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है और डेलावेयर में शामिल है। तो ये एनवीडिया कंपनी से संबंधित जो स्टार्टअप है, जो कंपनी है, उससे संबंधित कुछ जानकारी। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा। ऑप्शन में कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है असम, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है उड़ीसा और ऑप्शन चौथे में कह रहा है वेस्ट बंगाल। तो दुनिया का पहला एआई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर प्रारंभ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो प्रारंभ होगा। कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो है वो गिद्धों को एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर स्थित है, महाराजगंज जिले में स्थित है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा, जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज है वो इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। ऑप्शन में कह रहा है केटी बोल्टर, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है कैरोलिना प्लिस्कोवा और ऑप्शन तीसरे में कह रहा है एम्मा राडुकानु और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब अभी हाल ही में जीता है, तो इसका सही क्या होगा आंसर, इसका सही आंसर केटी बोल्टर, जो हम केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शन में कह रहा है पूर्वांचल सहकारी बैंक, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है गोरखपुर सहकारी बैंक, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है वाराणसी सहकारी बैंक, ऑप्शन चौथे में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है पूर्वांचल सहकारी बैंक। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में आरबीआई ने रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं। ऑप्शन में कह रहा है वैशाली रेवी, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है जितेंद्र सिंह, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है स्कॉट फ्लेमिंग और ऑप्शन चौथे में कह रहा है जॉन अकाल्ट। तो इंडियन रग्बी टीम के कोच जो हैं हाल ही में किसको बनाया गया है, तो
वैशाली सेरेबी को जो है वो इंडियन रग्बी टीम का कोच बनाया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, वैशाली सेरेबी जो है वो इंडियन रग्बी टीम के अभी कोच नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखने से पहले डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ, जिसे रग्बी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ने विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेमस वैलेस सेरेबी को राष्ट्रीय पुरुष और महिला 7S टीमों के नए कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अभी उनको जैसे ही नियुक्त किया गया है, वैसे उनको मान लिया गया है कि वो जो इंडियन रग्बी टीम है उसके क्या हैं, राष्ट्रीय पुरुष मुख्य कोच बनाए गए हैं। कौन? फेमर वैशाली सेरेबी। अगला पॉइंट, वैशाली सेरेबी एक फिजी के पूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच हैं और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम के सदस्य हैं। तो ये इसका डिटेल था। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में शामिल किए गए हैं? तो इसमें कौन कौन से कितने 9 जो बंदरगाह हैं वो प्रमुख बंदरगाह हैं जो विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों में शामिल हो गए हैं। तो ये देखते हैं। अगला जो इसका डिटेल है वो कौन कौन से बंदरगाह हैं वो देख लेते हैं। कार्य क्षमता के आधार पर विशाखापट्टनम ने प्रति क्रेन घंटे 27.5 मूव, 21.4 घंटे का टर्नराउंड समय और न्यूनतम बर्थ आइडल टाइम के साथ सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। पहले नंबर पे कौन है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। दूसरे में ये सभी घटक कंटेनर जहाज़ों का प्रबंधन करने में बंदरगाह की क्षमता को उजागर करते हैं और ग्राहकों की पसंद को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। शीर्ष बंदरगाहों में 7 भारतीय जो हैं बनाने वाले जो और हैं वो क्या है? पीपावान, कामराज, कोचीन, हजीरा, कृष्णापट्टनम, चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू, ये जो हैं वो बंदरगाह हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? ऑप्शन में कह रहा है मंगल ग्रह, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है शुक्र ग्रह, ऑप्शन तीसरे में कह रहा है शनि ग्रह और ऑप्शन चौथे में कह रहा है बुध ग्रह। तो नासा ने पहली बार कहाँ एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये कौन से ग्रह में की है? तो वो मंगल ग्रह में जो नासा ने पहली बार एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है। तो ये आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो हुए, ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके आप PDF ज़रूर ज्वाइन कर लें। पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वीवो ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? ऑप्शन में कह रहा है चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और नोएडा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का जवाब देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो में विजिट करें या नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, तो वहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। और पिछले सवाल का जवाब क्या था? पिछले सवाल का जवाब विनोद गड़ात्रा था। तो इस प्रकार ये हमारा सेशन आज का जो है वो ख़त्म होता है। अंत में एक बार हम फिर से आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल यदि स्टडी विद सिलेक्टर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।